आज के सेशन में। तो आज हमारा ये हिंदी जो पढ़ रहे हैं हम लोग, ये 10th क्लास का पढ़ रहे हैं और 10th क्लास में हम लोग सेकेंड टॉपिक पढ़ रहे थे, जिस टॉपिक का नाम था नलिन बिलोचन शर्मा। और ये लेखक हैं और टॉपिक का नाम था 20 के दांत। ठीक है, तो एक पार्ट में हम लोग लेखक परिचय कर लिए थे और बहुत सारी चीज़ों के बारे में चर्चा कर लिए थे लगभग 20 के दांत में। तो कहानी का जोड़ आप लोग को शायद समझ में आया होगा। कहानी में क्या इंटरेस्टेड है, कहानी में इंटरेस्टेड ये है कि अगर आदमी हायर क्लास से अगर बिलोंग करता है, यानी उच्च प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, ऊंचे प्रवृत्ति के लोग, उनका बस एक ही मकसद रहता है कि बच्चों को लेकर हर चीज़ सेफ होना चाहिए, अलग अलग चीज़ें होनी चाहिए। और निम्न वर्ग के जो लोग होते हैं, मध्यम वर्गीय लोग के जो होते हैं, उनका बस एक ही चीज़ रहता है कि किसी तरीके से हमारे गुजारिश हो जाए और जिसकी वजह से हमारे आने वाला जनरेशन है वो किसी तरह से आगे निकल जाए। तो दोनों में कहीं ना कहीं डिफरेंट है। इस टॉपिक के माध्यम से हम आपको लास्ट में इसका सार संग्रह बताएंगे, एक समरी सारांश टाइप का, इस कहानी से हम लोग को सीखने को क्या मिला। ठीक है, तो जहाँ तक पढ़ लिए थे, आज हम उसके आगे की चर्चा आपसे करने जा रहे हैं। जहाँ तक हम लोग पढ़ थे कि कहने को क्या, कहने का तो ये भी है कि खोखा का अलग नियम ही था और उनकी पांचों जो बेटियां थीं उनके लिए कुछ अलग ही नियम था। और दूसरी ओर ये भी देखा जा रहा था कि लोगों को बस डर था तो किससे था, खोखा से था। खोखे से तो डर था नहीं, क्योंकि खोखी एक जीती जागती एक मूर्त थी जिसको संस्कार क्या होता है वो अच्छे तरीके से पता था। लोगों के बीच में, समाज में रहकर लोगों को क्या दिखाना है, कैसे रहना है, उनके बीच में कैसी हमारी प्रवृत्ति होनी चाहिए, ये सब सारी चीज़ें उनमें समाहित थी। मगर हाँ, खोखा बेचारा बदनाम था और बदनाम होने के कारण अच्छा से बदनाम भी था। और क्यों था, आगे पढ़ते हैं देखिए। और आधा देखिए, पेरेंट्स की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती है बच्चों को आगे भी करने में और पीछे भी करने में। अगर बच्चे गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी हाथ है, और अगर अच्छे राह पे जा रहे हैं तो इसमें भी पेरेंट्स का ही हाथ है। मगर हाँ, पेरेंट्स में मम्मी और पापा दोनों का सपोर्ट अगर एक मत का हो ना, तो बच्चे अच्छे जगह पे भी जाएंगे, और अगर एक मत हो तो खराब जगह पे भी जाएंगे। आप जैसे तरीके से उसको ले जाइए। तो आइए इस टॉपिक के माध्यम से, इस चैप्टर के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि आखिर क्या कमी है रह गई दोनों में कि बच्चे इस तरह से गलत तरीके से निकल गए। कहा जाता है कि कहने के लिए तो सेन साहब को कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना है। अभी उसे उसमें कोई लक्षण दिखाई पड़ते थे, उसमें कई लक्षण दिखाई पड़ते थे, इसलिए ट्रेनिंग भी उसे वैसे ही दी जा रही थी। वाह क्या बात है, मतलब जिस तरह का उसका लक्षण दिखाई पड़ रहा था ना, उस तरह से उसको ट्रेनिंग भी मिल रहा था। ये बहुत बड़ी बात है भाई। ठीक है, खोखा को दुर्लभ स्वभाव के अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया। अक्सर ऐसा होता था कि सेन परिवार के दोस्त आते थे, भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते थे और बातचीत के लिए विषय का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती कि किसका लड़का क्या करेगा। तब सेन साहब बड़ी मौलिकता और दूरदर्शी के साथ फरमाते कि वह तो अपने लड़कों के अपने ढंग से ट्रेंड करेंगे, करेंगे क्या कर रहे हैं, आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है। अरे वाह, सेन साहब कितनी बड़ी बात बोल दी है। देखिए, जो बड़े लोग बोल देते हैं ना, लोग उसको चुट्टा के, उसकी औकात उतनी नहीं रहती है, मगर फिर भी क्या कहता है कि अगर बड़े लोग बोल दें कि मैं बिजनेस करेंगे, बिजनेस में बहुत प्रॉफिट है, पढ़ाई में कुछ नहीं है, तो आपके बच्चे के मन में फिट क्या हो गया, हम तो बिजनेस करेंगे क्योंकि पढ़ाई में कुछ है नहीं। अब एग्जाम्पल भी अच्छे से देगा, सचिन पढ़ा लिखा नहीं, बहुत अमीर, बहुत बड़ा आदमी बना। अब क्या करेगा, अंबानी पढ़ा लिखा नहीं, बिजनेस किया, बहुत बड़ा आदमी बन गया। गौतम अडानी बेचारे 16 साल की उम्र में निकल गए बिजनेस करने के लिए, मुंबई जाना पड़ गया, पढ़े लिखे नहीं तो बड़े आदमी बन गए। भाई, नसीब भी आदमी का साथ होना चाहिए और आपके पास दिमाग भी होना चाहिए बिजनेस करने के लिए, और कुछ कुछ आदमी के पास पूंजी भी होना चाहिए। एक निम्न स्तरीय लोग बिजनेस करने के लिए सोच भी नहीं सकते हैं, अगर सोचेंगे तो उसी में ज़िंदगी उनकी घिसी पिटी रह जाएगी। 2 4 5 10 हज़ार में आपकी ज़िंदगी कटने वाली नहीं है। जितना आप सोचते हैं उतना निम्न वर्ग के लोगों के लिए संभव नहीं है, तो इसलिए दिमाग हटा देना बेहतर होता है। हाँ, ये सुन दिमाग किसके लिए है, सेन साहब जैसे इंसान के लिए, उनके बेटे जैसे। ठीक है, तो उनको कहना क्या है कि पढ़ाई फिजूल की बातें हैं। वो तो अपने तरह बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते हैं। एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि सेन साहब अपने बेटे को क्या बनाना चाहते थे, इंजीनियर। ठीक है, ये जो आपको है ना बहुत बेहतर तरीके से काम आने वाला है। ठीक है, तो ये क्या बनाना चाहते थे, इंजीनियर बनाना चाहते थे। इंजीनियर बनाने का रीजन भी इनका क्या था, ये चाहते थे कि इंजीनियर किस तरह को, देखिए इंजीनियर भी बहुत तरह का होता है।
अब बहुत सारे लोगों को ये भी पता नहीं है, पटना तो आ जाते हैं, कोटा तो चले जाते हैं, दिल्ली पहुंच जाते हैं कि आईआईटी जेई का तैयारी करेंगे। छुट्टे, तुम लोग को आईआईटी का मतलब नहीं पता होगा, जेई का मतलब पता नहीं होगा। और कितने लोग चले जाते हैं कि हम आईआईटी जेई करेंगे, घर से 2 लाख रुपए देकर दिलवाते हैं और उनसे 4 क्वेश्चन पूछो अच्छे से कि भाई इंजीनियर का मतलब क्या होता है, किस फील्ड में करना चाहते हो, तुम्हारा मोटो क्या है, कुछ पता नहीं है। गधे भेड़ जितने होते हैं ना, बकरी सुअर, जिस दौड़ में सब जा रहे हैं ना, उस दौड़ में आप भी निकल जाओ पीछे से, भाई सब जा रहे हैं, सब गिरेंगे गड्ढे में, तुम भी गिरेंगे गड्ढे में। क्यों? गड्ढे के अलावा साइड से कोई रास्ता नहीं है। तो नहीं होने की वजह से क्या होता है, लोग पिसाते हैं। अब इस बंदे को, इसके फादर को, सेन साहब को भी पता नहीं कि हम इंजीनियर बना रहे हैं, तो कौन सा इंजीनियर बना रहे हैं। अब देखिए, बहुत इंटरेस्टेड आपको लगेगा टॉपिक पढ़ने में। अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं खोखा 5 साल का हो रहा है, लोग कहते हैं उसे किंडरगार्टन स्कूल में भेजेंगे। किंडरगार्टन का मतलब होता है जो बच्चे का जो स्कूल होता है, जहाँ से छोटे बच्चे 5 क्लास से किंडरगार्टन जाया करते हैं, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, लेकिन मैंने अभी यही इंतजाम किया कि कारखाने का बढ़ई मिस्त्री 2 घंटे के आकर उसके साथ कुछ ठोक पीट कर रिया करे। इससे बच्चों की उंगलियां अभी से औजार के वाकिफ हो जाएगी। हिंदुस्तानी लोग को यही नहीं समझते। अब भाई, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि 5 साल के बच्चे को हथौड़ा चलवाइएगा तो कितना बड़ा इंजीनियर बनेगा वो। 5 साल के बच्चे को आप कह रहे हैं 1-2 घंटे हम हथौड़ा चलवाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे। कौन सा इंजीनियर बनाइएगा भाई? मैकेनिकल? तो वो ठोकने ठाकने वाला इंजीनियर बनाइएगा कि कल के डेट में पता चलेगा हथौड़े से किसी का पैर हाथ चूर दिया, अपना खुद चूर लिया? वो कोई इंजीनियर नहीं होता है। और ये वन इंजीनियर से सेन साहब के बेटे का जिंदगी नहीं गुजरने वाला है, ठीक है। तो ये वन चीज़ देखिए, हम लोग जैसे इंसान को समझना चाहिए भाई। खास करके बिहार की बात अगर आपसे किया रहे ना, तो बिहार में बिजनेस करने का कोई मतलब ही नहीं निकलता है, क्योंकि लोगों के मन में बस एक ही चीज़ बैठा है, नौकरी नौकरी नौकरी। आप अगर नौकरी कर रहे हो तो दुनिया का सबसे बड़ी ब्यूटीफुल सुंदरता आप में है। अगर नौकरी नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो भाई? तो बिजनेस कर रहे हैं। कोई उसका भविष्य नहीं है। हाँ, भविष्य नहीं है तो भाई वो खोले क्या है? बिहार में तो कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसी कुछ बात नहीं है, ठीक है। आदमी के पास अगर हुनर है तो किसी भी फील्ड में जा सकता है, किसी भी फील्ड में पैसे कमा सकता है, ठीक है। हम देखिए, बहुत सारी चीज़ों की चर्चा आपसे हम इस टॉपिक में करेंगे। और एक टॉपिक और जब हम पढ़ाएंगे बहादुर के बारे में, तो उसमें भी चर्चा करेंगे हम आपसे कि क्या बेनिफिट्स होता है। अब एक दिन की बात होती है, कहानी में थोड़ा सा कुछ चेंजिंग आता है। एक दिन की बगाया ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। उनमें एक साहब साधारण हैसियत के अखबार थे। अखबार बनिस का मतलब अखबार छापने वाले थे। सेनों के दूर के रिश्तेदार भी होते थे, साथ में उनका लड़का भी था, जो था खोखा से भी छोटा पर बड़ा समझदार। खोखा से छोटा भी था मगर बड़ा समझदार था। देखिए उनका बोलने का तरीका क्या था उस छोटे बच्चे का, होनहार मालूम पड़ता था। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसे कुछ तारीफ कर दी और उन साहब ने पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। इसके पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, सेन साहब ने शुरू किया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। और वे बातें दुराकर वे थकते नहीं थे। पत्रकार महोदय चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। मुस्कुराएंगे क्यों नहीं भाई? 5 साल के बच्चे को हथौड़े चलवा रहे हो, कह रहे मैं इंजीनियर बनवाऊंगा अपने बच्चे को। जब उनसे फिर पूछा गया कि अपने बच्चे के विषय में उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने, जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। सेन साहब इस उत्तर के शिष्ट और प्रछन्न व्यंग में ऐड कर रह गए। सेन साहब को लगा कि हम इतना खुल के बताए कि बच्चे हमारे क्या बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, मगर इस जेंटलमैन इंसान से पूछा गया तो खुद कहता मेरा बेटा भी जेंटलमैन बनेगा। अब किसी को अंदर से थोड़ा सा जलन तो महसूस होगा भाई। आप भी अपने घर में 7.5 करोड़ का कार लाइए, पड़ोसिया भी 7.5 करोड़ का मोटर कार ले आए, तो भाई तो जलन तो होगा। बस वो अभी इसमें जलन होगा, कब उसका गाड़ी खराब हो मेरा चलता रहे, कब उसका गाड़ी ये हो जाए मेरा ये ना हो। भाई जो सोचता है उसी का होता है, ये तो आज जान लीजिए कम्प्लीटली। इसलिए कुछ सोचना नहीं है। और हमारे जो सेन साहब हैं उनकी कुछ ऊंची औकात है, जो बस के बाहर की बात है लोगों को सोचने के लिए, एक मध्यम वर्गीय परिवार को। तभी बाहर शोरगुल होती है। देखिए अब कहानी में फिर ट्विस्ट होता है, कुछ अलग सी मोड़ आती है। अब क्या आती है भाई? शोरगुल होता है, साहब उठते हैं, मित्रों के साथ जाते हैं और देखते हैं तो बाहर में मदन नाम का एक लड़का है, जो उनके ड्राइवर से काफ़ी मतंगे जैसी बातें कर रहा है। उसकी माँ वहीं पर खड़ा है। माँ जब जैसे ही सेन साहब को देखती है, वो दम दंग रह जाती है, दम चुपचाप हो जाती है कि तो मालिक आ गए। अब बच्चे को क्या पता भाई, कासू की उम्र का है, उसको क्या पता कि मालिक है तो क्या करेगा नहीं करेगा। अब छोटे बच्चे को
समझ ना समझ का कोई मतलब नहीं होता है। उसको 2 बोली बोल भी दीजिए, 2 बोली 2 डंडे लगा भी दीजिए, कोई फ़र्क पड़ने वाले नहीं है। अब सेन साहब आते हैं, पूछते हैं, तो ड्राइवर बताता है कि गाड़ी के बीच आ रहा था, इसको हम हटाने का प्रयास किए तो हमसे झड़प रहा है, हमसे लड़ाई झगड़ा करने की बातें कर रहा है। सेन साहब उसकी पत्नी को समझाते हैं और आपको बता दें कि आखिर मदन आया कहाँ से, उसकी मदन की माँ आई कहाँ से, क्योंकि गिरधर लाल नाम का एक आदमी था जो उनके यहाँ किराने का काम किया करता था। तो उनको जो है घर के साइड में एक कमरा दे दिया गया था कि आप देख रेख अपना कीजिएगा, हर चीज़ कीजिएगा, तो आप यहीं रहिएगा। तो उसी में मदन नाम का लड़का भी रहा करता था जो गिरधर का बेटा था, और मदन के पिता का नाम गिरधर था और उसकी माँ रहती थी। ठीक है। फिर सेन साहब समझाते हैं कि सुनो गिरधर, मदन की माँ, इसे ले जाओ, दोबारा ये गलती नहीं होनी चाहिए, जाओ इसे ले जाओ। मगर शायद लगता है कि कुछ ऐसा हरकत हो गया था कि ड्राइवर वगैरह ने या शायद कासू कोई ढकेल दिया होगा उसको, ताकि घुटने से कुछ खून आ रहे थे। उसको बेचारी वो पोंछ कर जाती है। तब तक फिर क्या देखा जाता है कुछ देर के बाद कि शीशा उधर से कुछ फूट चुका है, चुन्नी चुन्नी हो गया, कुछ हेडलाइट टूट गए हैं। अब क्या हो रहा है देख रहे हैं तो उधर से कासू की बदमाशी चालू है, क्योंकि कहा गया था, आपको स्टार्टिंग में बताया था कि खोखा खोखी को इस गाड़ी से दूर रखना है, मोटर कार से। मगर खोखा कभी सुनेगा? जो घर का दुलारा प्यारा बच्चा है इस चीज़ को सुनता नहीं है, वो सुना देगा मगर सुनेगा नहीं। अब इस चीज़ को लेकर मगर गुस्से में सेन साहब करे तो क्या करें, एकलौता वारिस है, उसको गोदी में उठाते हैं, ड्राइवर से गुस्से में ही बोलते हैं और समझा के भी बोलते हैं कि क्या भाई इसको ले जाओ। देखिए, कभी कभी होता है ना कि आपको ऐसा महसूस होगा ना कि हाँ मेरे पास ये चीज़ नहीं है ना, तो इसकी वजह से हमारी कमियां शायद अधूरी हो गई है। कभी इस चीज़ को मत सोचिए कि हाँ हमारे पास किसी भी चीज़ की कमी है, कमी बस आपकी सोच की है कि आप ये चीज़ को सोच लेते हैं। कोई सोचता नहीं है। हाँ, काम कीजिए, आपके पास हर चीज़ अवेलेबल है, हर चीज़ आपके पास उपस्थित है, जैसे चाहिएगा वैसे उस चीज़ का इस्तेमाल कीजिएगा। कहानी में फिर ट्विस्ट आती है। ट्विस्ट क्या आती है कि भाई मदन और कासू छोटे छोटे बच्चे हैं, वह मोहल्ले में खेलने के लिए तो जाएंगे ही। तो भाई कासू तो थोड़ा सा घर में उतने लोगों के बीच में रहता है तो खैर उसका अलग ही बात है, मगर मदन को कौन बोलने वाला भाई? छोटे बच्चे हैं, खेलने के लिए निकल गए मोहल्ले में। मोहल्ले का सरदार माना जाता है किसको? मदन को। किसको माना जाता है? मदन को। देखिए, इसके फादर का नाम था गिरधर लाल। हम फिर लिख दे रहे हैं ताकि आपको याद रहे। गिरधर लाल ये मदन के क्या थे? पिता थे। पिता थे। मदन मोहल्ले में निकलता है खेलने के लिए। निकलता है तो इसको लगता है कि शायद हम जब लीडर नहीं है तो हमको क्या टेंशन है, मगर ये बात घर में कासू का चलता होगा मगर बाहर में नहीं। बाहर में किसका चल रहा है? मदन का। और मदन जब खेलने के लिए जाता है तो किससे मिलेगा? कासू से। कासू किससे मिलेगा? मदन से। दोनों का तो भाई मुलाकात होगा ही। जब गया तो मदन से भाई चैलेंजिंग किया गया खेल का। खेल में चैलेंजिंग किया गया था कि हारोगे तो कुछ दोगे, शर्त रखी गई थी। शर्त में कासू हार गया। भाई मदन तो मांगेगा भाई कि दीजिए, आप रहिएगा तो आप भी मांगिएगा कि भाई हमको ये चीज़ चाहिए। बस साहब, होती क्या है ना कि गांव घर में लोग अक्सर क्रिकेट खेला करते हैं। क्रिकेट में क्या होता है ना कि थोड़ा सा भी बदमाशी कीजिएगा ना, सीधा विकेट उठा चालू दनादन। और अगर जहां तक जो जीत गया, अगर हारने वाले अगर वहां पर जो अकॉर्डिंग शर्त रखे हुए हैं अगर नहीं मिलता है, तो दो ही चीज़ होता है, या तो उसको इतना चिढ़ाते हैं कि वो तो दे बैठेगा, नहीं तो भाई लड़ाई होना तो तय है कुछ बोलने पे। बस वही होता है कि ये कासू से मांगता है तो कासू सोचता है हम तो इतने बड़े इंसान हैं कि हमसे कोई कुछ मांग नहीं सकता है, हमसे कोई कुछ मांग नहीं सकता है। मांगेगा भी क्यों भाई? हम बड़े घर से हैं, हमसे कौन मांगेगा? भाई आप बड़े घर के हैं तो अपने घर के लिए हैं, बाहर के लिए नहीं है। बाहर के लिए सब बराबर है, बाहर का तो शेर मदन है। खेल का नेता कौन है? लीडर मदन है। तो आप इससे समझिएगा ना। तो क्या होता है कि मदन यहीं पर लड़ाई कर बैठता है किसी चीज़ को लेकर, बोली को लेकर, और कासू के दांत तोड़ देते हैं। तो कासू के कितने दांत तोड़ते हैं? 2 दांत तोड़ देते हैं। कितने दांत? 2 दांत तोड़ देते हैं। अब टूट जाने के बाद ये रोता हुआ बंदा घर आता है। ये बात पता चलता है सेन साहब को। सेन साहब गिरधर को बुलाते हैं और बोलते हैं अपने बच्चे को समझा के रखो भाई, नहीं तो अगले बार खाली उली करा के यहाँ से भेज देंगे, ये ठीक बात नहीं है।
एक बार देखिए दुनिया का कोई भी इंसान होता है ना तो माफ़ करता भी है और दूसरा लोग माफ़ी भी मांगता है कि चलिए अगर हमारे बच्चे की वजह से हुआ है तो उम्मीद करेंगे कि अगला बार से ना हो। मगर हर बार कोई इंसान आपको माफ़ भी नहीं करेगा और आप किसी से बार बार माफ़ी मांगिएगा तो भी कोई नहीं कुछ सुनेगा। अब दूसरी बार क्या होता है कि बच्चे हैं, आपको स्टार्टिंग में भी बता रहे थे ना कि लाख आप किसी को दो बोली बोल लीजिए, 2 बार पीट दीजिए, मगर फिर हरकत कल वही करेगा वो। फिर हरकत उसका वही होता है, मदन के पास जाता है, फिर खेलने की बात करता है, फिर शर्त लगने की बात होती है, फिर शर्त क्या होता है, कासू हार जाता है, अब फिर मदन मांगता है, फिर मदन नहीं देता है, फिर लड़ाइयाँ होती है तो ठीक है। मगर फर्स्ट टाइम जो गिरधर लाल को माफ़ी मांगना पड़ा ना सेन साहब से, ये बंदे को बहुत दुख लगा। ये दुख के बाद इसको इतना धोया, उस दिन इतना धोया मदन को, मदन फिर सोच लिया कि भाई दोबारा तो इसको हम ठोक तो दिए हैं मगर घर में फिर हम जाके ठोकाएंगे। ये अपना फ्रस्ट्रेशन गिरधर लाल किस पे निकाल रहा है, बेटा पे। और कासू का फ्रस्ट्रेशन सेन साहब किस पे निकाल रहे हैं, गिरधर पे। बात समझिएगा, कासू को चोट लगी, ये अपना गुस्सा कासू किस पे आजमाया, सेन साहब पे। सेन साहब किस पे आजमाए, गिरधर पे। गिरधर किस पे आजमाया, मदन पे। यानी एक दूसरे से रोटेट होता चला गया। दोबारा अगर ये होगा तो सोच लीजिए क्या हाल होगा। अब मदन को टेंशन इस बात का है कि फिर घर जाएंगे तो पिटाएंगे। वो घर नहीं जाता है, वो घर नहीं जाता है। शाम हो गई, इंतजार में है उसके फादर, भाई अब आएगा अब आएगा अब आएगा। जब शाम बीत जाती है, घर में सब लोग बैठे रहते हैं घर के बाहर कि अब मदन आएगा अब मदन आएगा। गिरधर बेचारा इंतजार में। अब वो क्या करता है कि घर में अक्सर 2 रास्ते होते हैं, वो पीछे वाले रास्ते से घुस जा गया मदन, और किचन में घुसने का प्रयास किया कि कुछ खाने को मिलेगा तो खा लेंगे। उसको पता तो था कि खाना ही बना होगा, रखा ही होगा, कोई खाएंगे होंगे नहीं घर में, क्योंकि अभी तक हम तो पहुंचे नहीं है घर पे। जैसे जाता है बस एक बर्तन पैर से उसका बजता है और आवाज़ होती है, तो लोग दौड़े दौड़े जब किचन में आते हैं तो देखते हैं कि मदन खड़ा है। मदन हक्के बक्के, उसको लग रहा है कि आज तो मेरा प्राण गया, अब तो हम पिटाए। मगर यहाँ पर पासा कुछ अलग तरीके से पलट जाता है। पलटता क्या है कि गिरधर लाल यानी उसके जो पिता हैं, गोदी में मदन को उठाते हैं और कहते हैं वाह बेटा, हम जो नहीं कर पाए वो तुम करके दिखा दिया। अब मदन भी सोच में पड़ जाता है कि भाई हमने ऐसा क्या कर दिया। तब वहाँ गिरधर लाल करते हैं कि बेटा हम भी सेन साहब से काफ़ी ऊब चुके हैं। किससे ऊब चुके हैं, सेन साहब से हम काफ़ी ऊब चुके हैं। इनका व्यवहार हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। मगर हाँ, हम एक किरानी होने के नाते हम नहीं कर पाए, क्योंकि हम उनके लेवल में आते हैं उम्र के अकॉर्डिंग, तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम उनके यहाँ काम करते अपना पेट पालते हैं। मगर पेट पालने के लिए लोगों को इतना भी नहीं झुकना चाहिए जितना हम ज़्यादा झुक चुके थे और कुछ नहीं कर पा रहे थे। मगर तुम जस्ट उसका उल्टा किया, जो होना चाहिए था बिल्कुल सही किया, और इससे गले मिलाते हैं और कहते हैं कि चलो हमें खाली तो करना ही है, कल अगली सुबह हम इस चीज़ को बिल्डिंग को खाली भी करेंगे और दूसरी जगह काम ढूंढेंगे। आपको बोले थे साहब कि इस टॉपिक से हम लोग को क्या शिक्षा मिली, इसको हम बताएंगे सारांश के रूप में। तो सुनिए, इसमें हम लोग को यही शिक्षा मिलती है कि एक निम्न स्तर के, निम्न मध्यवर्गीय के जो लोग होते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लोअर मिडिल फैमिली, उनका बस एक ही मकसद रहता है कि हम जिस इंसान के पास काम करें, कितना भी हायर क्लास का क्यों ना हो, कितने पैसे वाले क्यों ना हो, उस इंसान में पैसे की बात हटा दीजिए, व्यवहार खोजता है। आप और हम लोअर मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम लोगों को क्या चाहिए कि जिस भी व्यक्ति से पास गए हैं, वो कितना बड़ा इंसान क्यों ना हो, व्यवहार से अगर हम लोग से अगर मिलता है तो आप दिल से उसके पास काम भी कीजिएगा और आपकी वजह से उसको बेनिफिट्स भी होगा। मगर जहाँ अगर पैसे की बात आ जाए, जातिवादिता की बात आ जाए, व्यवहार की बात आ जाए, तो वहाँ पर लोग, आपके पास कितना पैसा क्यों ना हो, क्यों ना उसको आप चांद पे बैठा दीजिए, एक निम्न स्तर के व्यक्ति को आपके पास वो टिक नहीं सकता है। ये कहानी से हम लोग को यही शिक्षा मिलती है कि लोगों के बीच अपना व्यवहार बना के रखा जाए तो सबसे बेहतर होता है। अगर व्यवहार नहीं है तो जीवन में कुछ नहीं है। और हम आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ज़िंदगी में जहाँ भी रहिए, इतना ज़रूर ख्याल रखिए कि हम से किसी को कोई तरह का दिक्कत ना हो, और जो हमारे पास रह रहा हो, अगर हमारे साथ वो गलत करने का प्रयास कर रहा हो तो हम भी उसके साथ ना रहें, क्योंकि गलत जो है गलत है और जो सही है जो सही है। हाँ, मगर एक चीज़ याद रखिएगा, जो आपके साथ अच्छा व्यवहार करता है उसके साथ दिलो जान से आप उसके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। अगर नहीं करता है तो उसका दूसरा उपाय भी गिरधर की तरह अपनाइए और उसके बेटे मदन की तरह अपनाइए। हो सके तो ऐसा नहीं कीजिएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलेंगे और इससे आपको सारा ऑब्जेक्टिव
और सब्जेक्टिव क्लियर होगा। और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम सारा 30 ऑब्जेक्टिव के साथ आपके साथ हम आएंगे और बेहतरीन तरीके से तैयारी भी करेंगे और सारा का सारा क्वेश्चन डील करेंगे। ठीक है, थैंक यू।